एटॉमिक नंबर अगर हमारा 1 हो तो जो एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है 1 एटॉमिक नंबर को वो है हाइड्रोजन। सबको एटॉमिक नंबर्स और एलिमेंट्स पता होने चाहिए 1 to 30 बेसिकली, और विद एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए और उनका एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए। कुछ कुछ एलिमेंट्स का हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो जैसे एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। फिर एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8, 9, 10। तो हम 10 तक लिखते हैं पहले। तो सबसे पहले हाइड्रोजन होता है, उसके बाद आता है हीलियम, फिर आता है लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, फिर आता है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और लास्ट में आता है नियोन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। इसी तरह हीलियम का एटॉमिक मास हमारे पास 4 होता है। ठीक है। लिथियम का 6 होता है, जरूरत नहीं होती, मैं सिर्फ जिनकी जरूरत है वो लिखता हूं। कार्बन का एटॉमिक मास 12, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें बार बार। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, इसकी जरूरत पड़ती है हमें बार बार। फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 18, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट्स पढ़ते हैं, जैसे 11, 12, 13, 14। तो ये हमारे पास है। इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19 और 20। सबको ये 20 तक याद होने चाहिए। सोडियम 11 पे, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फॉस्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे पोटाशियम और 20 पे कैल्शियम। अब इनमें से किस किस का आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी याद करना है। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ठीक है। मैग्नीशियम का होता है 24, एल्यूमिनियम का होता है 27 एटॉमिक मास, सिलिकॉन का होता है 28, फॉस्फोरस का होता है 31, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5, आर्गन का होता है 40, पोटाशियम का होता है 39 और कैल्शियम का भी होता है 40। तो ये हमें सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक, उनके कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास और उनके एटॉमिक मासेस क्या क्या हैं, ये आपको लर्न होना चाहिए। इसके बाद आपको और भी कुछ एटॉमिक नंबर्स करने हैं, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो जैसे 21 पे जो एलिमेंट होता है उसका नाम होता है स्कैंडियम, एससी से डिनोट करते हैं उसको। 22 पे होता है टाइटेनियम, 23 पे होता है वेनेडियम, 24 पे होता है क्रोमियम, 25 पे होता है मैंगनीज, 26 पे होता है आयरन, 27 पे होता है कोबाल्ट, 28 पे होता है निकल, 29 पे होता है कॉपर और 30 पे होता है जिंक। अब इनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके आपको एटॉमिक मासेस भी याद करने पड़ेंगे। जैसे आयरन का एटॉमिक मास 56 आपको याद करना है, ठीक है। इसी तरह कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, ये भी आपको लर्न करना है। तो कुछ ऐसे हैं जिनके आपको एटॉमिक मासेस याद भी करने पड़ेंगे। तो ये 2-3 हैं जिनके एटॉमिक मासेस आपको लर्न करने हैं, और बाकी 1 से लेके 30 तक सभी एलिमेंट्स के एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि कौन सा एलिमेंट है 1 से लेके 30 तक। तो जैसे 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरोन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब सबसे पहला आपके पास जो टॉपिक आता है कि हाउ टू कैलकुलेट, तो लिख लो कॉपी में कि हाउ टू कैलकुलेट मोलर मासेस ऑफ कंपाउंड। हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ कंपाउंड्स। तो जैसे आपके पास कोई कंपाउंड दे रखा है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसका आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे
यहाँ पर हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, क्योंकि 2 था, इसका एटॉमिक मास 1 था, अभी हमने ये पढ़कर आए हम, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है। इसी तरह सल्फर का, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 है और सल्फर का एटॉमिक मास 32 है। तो जितने जितने मासेस दे रखे हैं उसको आपने प्लस करना है। यहाँ पर सल्फर एक ही है, एक का एटॉमिक मास 32 ही होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 32। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक का मोलर मास होता है 16, यहाँ पर टोटल 4 ऑक्सीजन है, तो इसका टोटल मोलर मास आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64। तो जब आप इसको टोटल प्लस करोगे तो ये 98 के इक्वल आ जाएगा। तो H2SO4 का जो मोलर मास है वो 98 है। इसी तरह अगर मेरे पास आया कैल्शियम सल्फेट, इसका मुझे मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो मुझे कैल्शियम का पता होना चाहिए। अब कैल्शियम का जो मोलर मास है वो होता है 40 प्लस सल्फर का पता होना चाहिए, सल्फर का एटॉमिक मास है 32 प्लस ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, ऑक्सीजन 16 एक का होता है, यहाँ पर टोटल 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर इसका टोटल मोलर मास जो आएगा वो 40 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 136। ठीक है, 136 हमारे पास आ जाएगा इसका मोलर मास। तो कैल्शियम सल्फेट का जो मोलर मास है वो 136 आएगा। इसी तरह हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है, जैसे CaCO3 का कैलकुलेट करना है, CaCO3, तो कैल्शियम का मोलर मास 40 प्लस कार्बन एक ही है, तो एक का एटॉमिक मास 12, इसी तरह ऑक्सीजन 3 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 प्लस 12 52 प्लस 48, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100, तो ये इसका 100 मोलर मास आ जाएगा। तो इस तरह से मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे, किसी का भी मोलर मास आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। जैसे NaCl है, तो आपको इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो Na का मोलर मास हमारे पास होता है 23 और Cl का जो मोलर मास होता है वो होता है 35.5। तो आप दोनों को प्लस करोगे, तो दोनों को प्लस करने के बाद आएगा 58.5, तो 58.5 NaCl का मोलर मास आ जाएगा हमारे पास। तो ये मोलर मास होता है, मोलर मास कैलकुलेशन होती है कि किस तरह से हम मोलर मासेस कैलकुलेट करते हैं। आपको एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए, जैसे ये एटॉमिक मासेस हैं, आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए किसका क्या है, तो उसी तरह से आप मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हो। जितने भी होंगे उस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फॉर्मूला है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, आपको इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो आप इसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे? एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 प्लस क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 और ये हमारे पास टोटल 3 है। तो आप क्या करोगे, 35.5 को 3 से करोगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आएगा 106.5 और इसमें आप ऐड करोगे 27, क्योंकि 27 एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास था, तो आप इसमें 27 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 133.5। ये हमारा AlCl3 का मोलर मास आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये AlCl3 का मोलर मास है। इस तरह से आपको सभी मोलर मासेस को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मासेस, मोलर मासेस को कैलकुलेट कैसे करना है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ। अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम होता है मोल कंसेप्ट। इसको मोल बोलते हैं, मोल कंसेप्ट होता है ये। 9th क्लास में भी था ये थोड़ा सा, बट अब हम उसको थोड़ा ज्यादा वे में उसको अच्छी तरह से उसको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, मोल कंसेप्ट। अब मोल क्या होता है, सबसे पहले मोल की बातें समझनी है आपने। अब मोल एक टर्म है, इसको बोलते हैं 1 मोल। जैसे आप बाजार में जाते हो और बाजार में आप जाकर बोलते हो कि 1 डजन आप कोई चीज मांगते हो, 1 डजन। जैसे आपने कहा बाजार में जाके कि 1 डजन बनाना दे दो, तो जो भी दुकानदार होगा वो आपको नेचुरली 12 बनाना दे देगा। ठीक है, 1 डजन का मतलब क्या होता है, 12 होता है 1 डजन का मतलब। तो अगर आप बाजार में जाके 1 डजन एप्पल मांगोगे तो वो आपको 12 ही एप्पल देगा। अगर आप बाजार में जाके कोई और फ्रूट मांगोगे, कोई भी फ्रूट या कोई भी चीज आप डजन मांगोगे, तो वो जो भी शॉपकीपर होगा, दुकानदार होगा, वो आपको 12 ही देगा।
12 से ना तो ज्यादा देगा ना ही कम देगा। तो अगर मैं कहूं नंबर की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ नंबर, नंबर की फॉर्म में जो 1 डजन है वो 1 डजन इज इक्वल टू 12। नंबर की फॉर्म में जो डजन है वो 12 के इक्वल होता है। इसी तरह से बिल्कुल सिमिलरली 1 मोल नंबर की फॉर्म में, अगर मैं नंबर की फॉर्म में लिखूं इसको, तो नंबर की फॉर्म में ये एक नंबर के इक्वल होता है। और वो नंबर, उस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। और वो एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? वो होता है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये वो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर की फॉर्म में एक मोल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। अगर मैं कहूं मास की फॉर्म में, मास की फॉर्म में, तो 1 मोल जो होता है वो मोलर मास के बराबर होता है, मोलर मास के इक्वल होता है। तो अगर हम बात करें 1 मोल की, तो 1 मोल नंबर की फॉर्म में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है, और मास की फॉर्म में वो मोलर मास के इक्वल होता है। ये आपने सबसे पहले याद रखना है। नंबर की फॉर्म में वो होता है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो सबसे पहले ये चीजें जो जो मैं बता रहा हूं, जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो इसको सबको। जो नंबर की फॉर्म होती है, नंबर की फॉर्म में 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है, और मास की फॉर्म में वो इसके मोलर मास के इक्वल होता है। चलो अब हम इसको स्पेसिफाई करते हैं। जैसे हमारे पास है कार्बन, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, अभी हम पढ़कर आए हैं ऊपर कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। ठीक है, 12 कार्बन एटम होता है। कार्बन एक एलिमेंट है, और एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, मतलब एक तरह के एटम्स जो प्रेजेंट हों तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। तो ये एक एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, उसके अंदर सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे, इसका एटॉमिक मास 12 है, हमने इसका एटॉमिक नंबर भी पढ़ा है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है। तो अभी एटॉमिक नंबर की जरूरत नहीं हमें, अभी एटॉमिक मास की जरूरत है। तो एटॉमिक मास इसका 12 है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर मेरे पास एक, अब ध्यान से सुनना इसको, अपने ध्यान से कॉपी में नोट कर लेना, अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन प्रेजेंट है, 1 मोल कार्बन है, तो इसके अंदर क्वेश्चन आ गया कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट। एक मोल कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट है? हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट। 1 मोल कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट है? तो 1 मोल जब वर्ड आ गया तो 1 मोल में कितने एटम प्रेजेंट है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है। यानी कि 1 मोल का मतलब क्या है? 1 मोल का मतलब है एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अब मैं कहूं, ये तो मैंने नंबर की फॉर्म में लिख दिया, ये तो मैंने नंबर की फॉर्म में लिख दिया, इसी तरह मैं मास की फॉर्म में लिखूं तो 1 मोल कार्बन में कितना मास है? 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम मास है। ठीक है, 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम मास है, 1 मोल कार्बन में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स है। ये दो चीजें हमारे पास। तो 1 मोल कार्बन में एटम्स कितने हैं? एवोगैड्रो नंबर, और मास कितना है? 12 ग्राम। तो आपको ये चीज याद रखनी है, 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स है और 12 ग्राम मास है। अब इसी तरह से मैं 1 मोल की डेफिनेशन आगे चलता हूं दोबारा से। अब मैंने कंसीडर कर लिया नाइट्रोजन के एटम, कंसीडर कर लिए, नाइट्रोजन कंसीडर कर लिया मैंने। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, वो एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास इसका 14 होता है, 7 मैंने यहां लिख दिया। एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है और एटॉमिक मास इसका 14 होता है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास है, मैंने कंसीडर किया 1 मोल। 1 मोल किसका कंसीडर किया? नाइट्रोजन का कंसीडर किया। तो अगर मैं 1 मोल नाइट्रोजन का कंसीडर करूंगा तो अब मैं क्या कहता हूं कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं
नाइट्रोजन के अंदर, तो नाइट्रोजन के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है? सेम एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। जैसे अब तुम्हारा इस क्वेरी को क्लियर दोबारा करता हूं मैं। जैसे हम लोग ये कह रहे थे, और इसका इसके अंदर कितने ग्राम है? 14 ग्राम इसका मास है, 1 मोल का। जैसे हम डजन की बात कर रहे थे, तो अगर डजन बनाना हो तो भी उतने ही एटम होते हैं, तो भी 12 ही मिलेंगे हमें बनाना। अगर 1 डजन एप्पल हो तब भी हमें 12 ही मिलेंगे। तो सिमिलरली बिल्कुल, अगर 1 मोल कार्बन हो तब भी हमें उतने ही एटम मिलेंगे, और 1 मोल नाइट्रोजन हो तब भी हमें उतने ही एटम मिलेंगे। यानी कि मोल किसी का भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो उतने ही प्रेजेंट होंगे, उससे ना ज्यादा ना उससे कम, वो एटम्स उतने ही प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली अब मैं एटम्स को, एटम से आगे बढ़ता हूं, अब मैं मॉलिक्यूल्स पे आता हूं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल होते हैं जो एटम से मिलके बनते हैं। तो जैसे मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन N2 गैस होती है ये, O2 ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन H2 गैस, अमोनिया अमोनिया गैस, क्या और भी कोई भी आप ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम इनके बारे में रीड आउट करेंगे। अब इनके बारे में जब पढ़ोगे तो इसका जो 1 मोल होगा वो किसके बराबर होगा? इसका 1 मोल होगा। अब ये सिंस मॉलिक्यूल्स है, पहले हम एटम्स की बात करें तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स थे। अब 1 मोल किसके बराबर होगा? इसके अंदर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह से O2 जो होगा उसका 1 मोल किसके बराबर होगा? 1 मोल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? वो भी ऑक्सीजन के। इसी तरह 1 मोल जो हाइड्रोजन का होगा वो किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। वो किसके होंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से अमोनिया का जो 1 मोल होगा वो किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। वो भी क्या होगा? मॉलिक्यूल्स। किसके होंगे मॉलिक्यूल्स? अब ये अमोनिया के। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का किसके बराबर होगा? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके होंगे? वो कार्बन डाइऑक्साइड की। यानी कि आप जो भी मॉलिक्यूल कंसीडर करोगे, उस मॉलिक्यूल का आपको 1 मोल जब कंसीडर करोगे तो वो 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर आ जाएगा। मतलब इसका साफ है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आप एटम्स लोगे तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, अगर आप मॉलिक्यूल्स लोगे तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे डजन होता है, अगर मैं 1 डजन बनाना लेता हूं तो वो भी 12 होंगे, अगर मैं 1 डजन एप्पल लेता हूं वो भी 12 ही होंगे। मान लिया जाए मैंने एप्पल और बनाना के अलावा कुछ और ले लिया, मैंने वो बॉक्सेस ले लिए जिन बॉक्सेस में बनाना और एप्पल पैक है, यानी कि पेटियां जो, उनको ले लिया मैंने। तो वो जो बॉक्सेस है, मैंने कहा मुझे 1 डजन बॉक्सेस दे दो एप्पल्स के, तो उसने मुझे 12 बॉक्स दिए एप्पल के। ठीक है, उन एप्पल के 12 बॉक्स में लगभग हर एक बॉक्स में 10-10 किलो एप्पल है, तो वो भी मुझे 12 ही मिले। तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि क्या चीज आप कंसीडर कर रहे हो, मतलब इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एटम कंसीडर कर रहे हो या मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हो, इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। बस 1 मोल का जो मतलब होगा वो एवोगैड्रो नंबर ही होगा। तो 1 मोल का जो एक्चुअल मतलब होता है वो एवोगैड्रो नंबर होता है। 1 मोल मींस एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात हम वो भी क्लियर कर लें कि 1 मोल इसके मोलर मास के इक्वल होगा, ये भी हम लोगों ने बताना है। तो 1 मोल नाइट्रोजन के लिए एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा, ये नंबर की फॉर्म में था। अब हम इसके मास की फॉर्म में करें तो मास की फॉर्म में क्या क्या होगा? नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 14 14 28, ये होगा 28 ग्राम के बराबर। ऑक्सीजन का 1 मोल किसके बराबर होगा? ये 16 होता है एक का, तो यहाँ पर 2 है तो 16 16 32, ये 32 ग्राम के बराबर होगा। हाइड्रोजन का एक होता है 1, तो 1 और 1 2, तो ये 2 ग्राम के बराबर होगा। अमोनिया होता है इसका 14 15 16 17,
ये 17 ग्राम के बराबर होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल किसके बराबर होगा? 44 ग्राम के बराबर होगा। तो ये 1 मोल का मतलब होता है। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? दोबारा से सुन लो एक बार ध्यान से। 1 मोल का मतलब होता है कि 1 मोल आप किसी चीज के भी कंसीडर करोगे तो वो 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, वो मोलर मास के इक्वल होंगे। तो 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं, 1 मोल मोलर मास के इक्वल होते हैं। आपको ये कंसेप्ट अच्छे से लर्न होना चाहिए कि 1 मोल किसके बराबर होगा। जैसे अब क्वेश्चन आ गया, हमारे पास आ गया कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का है हमारे पास। तो अब हमने इसको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का किसके बराबर होगा? पहली बात, ये कैल्शियम कार्बोनेट एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है। ये एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब इसके टोटल आपको मॉलिक्यूल काउंट करने हैं। तो जब आप इसके टोटल मॉलिक्यूल काउंट करोगे तो अब मॉलिक्यूल किसके बराबर होंगे? नंबर तो उतना ही रहेगा, नंबर तो चेंज नहीं होगा। तो नंबर तो उतना ही रहेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में। दूसरा हम इसका करेंगे मास। ये तो हमने नंबर की फॉर्म में कर दिया, ये हम मास की फॉर्म में करेंगे। तो मास की फॉर्म में जो 1 मोल होगा वो किसके बराबर होगा? कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 100 ग्राम। तो 1 मोल जो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंट होगा वो 1 मोल एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स और 100 ग्राम के बराबर होता है। ये आपको लर्न करना है। इसी तरह हमारे पास आ गया, अगर हम कोई और भी कंसीडर करें, जैसे हमें कंसीडर करना है 1 मोल किसका कंसीडर कर रहे हैं? H2SO4 का कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम 1 मोल H2SO4 का कंसीडर करेंगे तो ये कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा? अब आपको ये क्लियर हो गया होगा बात। ये भी कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा? 10⁻23 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। और मास की फॉर्म में किसके बराबर होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये टोटल किसके बराबर होगा? 98 ग्राम के बराबर होगा। मतलब आपका 1 मोल का नंबर के फॉर्म में नहीं बदलेगा, मास की फॉर्म में जो भी मॉलिक्यूल गिवन होगा उस मॉलिक्यूल के हिसाब से उसका बदलाव हो जाएगा, उस मॉलिक्यूल के हिसाब से वो बदल जाएगा। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर होता है, 100 ग्राम के बराबर होता है। 1 मोल H2SO4 का एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, 98 ग्राम के बराबर होता है। इसी तरह आप कोई भी और कंसीडर करो कुछ भी, जैसे आपने कंसीडर कर लिया 1 मोल कोई भी और एलिमेंट या कोई भी और कंपाउंड आप चूज करते हो, जैसे आपने कर लिया अमोनिया को चूज, अमोनिया गैस को, तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी हमारे पास कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 ये मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। और दूसरा, इसका मास कितना होगा? मास इसका होगा 14 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 17 ग्राम के बराबर होगा। तो ये आपको सबसे पहले कंसीडर करना है 1 मोल की डेफिनेशन। तो इन शॉर्ट मैं समराइज करता हूं दोबारा, जो भी 1 मोल होगा किसी भी चीज का, वो 1 मोल एक तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा, नंबर की फॉर्म में एवोगैड्रो नंबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 के, और उसके मोलर मास के बराबर होगा, मोलर मास के। ये आपको लर्न रखना है जी, ये हमारा मेन फॉर्मूला है कि 1 मोल किस किस की चीज के बराबर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। जैसे अपना क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द, क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लेना, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन
अब ये क्वेश्चन आ गया जी, हमें एक एटम कार्बन का मास कैलकुलेट करना है। एक एटम कार्बन का मास कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है हमें एक एटम कार्बन का मास कैलकुलेट करना है, मतलब एटम हमें दिया हुआ है और कार्बन का एक एटम दिया हुआ है, हमें उसका मास कैलकुलेट करना है। तो आप इसको कैसे करोगे? आप इसमें कंसीडर करोगे ऐसे क्वेश्चंस में, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप हमेशा कंसीडर क्या करोगे? सबसे पहला आपका काम क्या होगा? आपका सबसे पहला काम होगा कंसीडर करना 1 मोल। तो कंसीडर 1 मोल ऑफ कार्बन। आपने कंसीडर क्या करना है? 1 मोल कार्बन का कंसीडर करना है। ठीक है? अब आपको पता है 1 मोल कार्बन का किसके बराबर हुआ? 1 मोल कार्बन का एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, नंबर ऑफ एटम्स के बराबर। एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन के बराबर होगा। और 1 मोल का जो मोलर मास होता है वो होता है 12 ग्राम। तो अब आप यहां से एक चीज पता कर लो, हमें कैलकुलेट करना है मास। किसका कैलकुलेट करना है? 1 एटम का, एक एटम का। हमारे पास इतने एटम्स हैं, हमारे पास अवेलेबल 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। और इनका जो मास है, मास कितना है? मास इज कितना है? मास है उनका 12 ग्राम। इतने एटम्स हैं, क्योंकि 1 मोल इसके बराबर है, ये 12 ग्राम के बराबर है, इसका मतलब इतने एटम्स का मास 12 ग्राम है। तो मैंने यही लिख दिया, इतने एटम्स का जो मास है वो 12 ग्राम है। तो एक एटम का मास कितना होगा? तो एक एटम का मास जो होगा वो किसके बराबर होगा? 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप सॉल्व कर लोगे। ये जो सॉल्व करके आएगा वो लगभग 2 पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट समथिंग या 1.99 होता है एक्चुअल में। ये अगर मैं इसको एक्चुअल में लिखूं तो ये होगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। यानी कि अगर इतने एटम्स का जो मास है वो 12 ग्राम है, तो एक एटम का मास कितना होगा? एक एटम का मास इतना है 1.99 इंटू 10⁻⁻23। तो इस तरह से हम 1 मास ऑफ एटम, 1 एटम का मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मास ऑफ calculate the mass of one molecule. Calculate the mass of one molecule of कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है जी। तो आपके पास क्या है? अब आपने इसका आंसर कैलकुलेट करना है। तो आपके पास सबसे पहले आप क्या करोगे? आप वही तरीका अपनाओगे, कंसीडर करोगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का आप 1 मोल कंसीडर करोगे। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का किसके बराबर होगा? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा, जिनका मास कितना होता है? 44 ग्राम होता है। उसके बाद आप क्या करोगे? अगर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनका जो मास है, मास उनका कितना है? 44 ग्राम है। तो एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो कितना होगा? 44 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप सॉल्व कर लोगे और ये हमारे पास 10⁻⁻23 हो जाएगा। और 44 से आप क्या करोगे? इसको डिवाइड कर दोगे। तो 44 डिवाइडेड बाय 6.022, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.30 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इसका मास होगा। कितने का? एक एटम का, एक मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मास इज कितना होगा? 7.30 इंटू 10⁻⁻23। ये हमारे पास इस तरह से आपको इनके मासेस का